तो सबसे पहले तो ये जो हम टैक्सेशन को लेकर बार बार बात करते हैं कि हम अपने टैक्स के दायरा कार को वसी करना है, एक स्पेसिफिक तबका है जो टैक्स अदा करता है, सैलरी क्लास है या हर बंदा करता है, इसको बेहतर करने से हमारी जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो किस हद तक बेहतर होंगी। और चूँकि IMF की शराइत का ही नतीजा है कि इतना ज़्यादा टैक्स आवाम के ऊपर आयद किया गया है। जी मिस, इस पर मैं पहले थोड़ा सा ये ब्रीफ कर देता हूँ कि हर दफ़ा या हमेशा से हम लोग टैक्सेस के ऊपर ही क्यों इन्हिसार करते हैं। दरअसल किसी भी मुल्क में कोई रेवेन्यू जनरेशन के या इनकम जनरेशन के 3 से 4 बेसिक सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम लोग हमेशा से टैक्स को इसलिए प्रायोरिटाइज़ करते हैं क्योंकि टैक्स लगाना सबसे आसान है। आप कानून पास करेंगे, सेल टैक्स के रेट को बढ़ा देंगे, कानून पास करेंगे और इनकम टैक्स के रेट को बढ़ा देंगे, विद होल्डिंग टैक्स लागू कर देंगे। ये सारी चीज़ें करनी इसलिए आसान है कि इसमें आपको बाकी ओवरऑल कुछ प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। अच्छा, अगर टैक्सेस के अलावा हम दूसरी चीज़ें देखें कि अगर टैक्सेस को छोड़कर हम किन सेक्टर्स पे अगर तवज्जो दें तो हम टैक्सेस की बजाय उधर से अपना रेवेन्यू जनरेट कर लें, क्योंकि असल मकसद है कि पाकिस्तान को अपना रेवेन्यू जनरेशन जो है उसको बेहतर करना। हम इस टैक्सेस को अगर छोड़ें तो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, और एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फॉरेन रेमिटेंसेस हो सकती हैं जो फॉरेन नेशनल्स हमारे मुल्क में भेजते हैं, और एक जो सबसे अच्छा एवेन्यू है वो हमारा पोर्ट का और जो कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मगर ये जो चारों चीज़ें हैं इनके लिए आपको मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपको अपनी यूटिलिटीज़ जो हैं वो सस्ती मुहैया करनी पड़ेंगी और अनइंटरप्टेड देनी पड़ेगी इंडस्ट्री को, क्योंकि आपने अगर इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है, अगर हम पहले एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट एक ऐसा एवेन्यू है कि 2022 के अंदर पाकिस्तान ने हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स की थी 39.5 बिलियन US डॉलर्स की। उससे पहले भी कभी नहीं इतनी हो सकी, उसके बाद भी कभी नहीं हुई, और एवरेज अब हम तकरीबन 30 US डॉलर्स बिलियंस पे खड़े हैं। और वर्ल्ड बैंक का ही एक सर्वे था, एक रिपोर्ट थी कि अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करें तो हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स को 80 बिलियन US डॉलर्स के ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है। और IMF के लिए हमें IMF के पास हमें 1 अरब डॉलर के लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस कर लें तो हम सिर्फ 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट को ही इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर हम फॉरेन रेमिटेंसेस की बात करें, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई दूसरे मुल्कों में बैठ के फॉरेन करेंसी यहाँ भेजते हैं। अच्छा, अब उसमें वो जितने जा चुके हैं और जितने वो भेज रहे हैं, अभी उसके लिए भी अब आगे फर्दर हमारा बहुत सा ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है। हर यंगस्टर की हत्तल इम्कान कोशिश यही है कि जी मैं बाहर कहीं पे सेटल हो जाऊं, तो मैं यहाँ से निकल जाऊं, चाहे स्टडी वीज़े पे, चाहे वर्क वीज़े पे, चाहे निकल जाऊं। अच्छा, मगर अब उसके लिए भी ये जो बाहर जाने के लिए पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ जगहों से वीज़े की रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। आपको पता है UAE के अंदर पीछे बहुत इशू चलता रहा, पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिलते रहे। अच्छा, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, हम लोग कहते हैं जी कि हमारे पास फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए, वो कैसे आएंगे? आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनको नहीं शो कर पा रहे। अच्छा, मेरा सवाल जगाम साहब अब टैक्सेशन को लेके दोबारा इसलिए भी है क्योंकि आपने जिन सेक्टर्स का जिक्र किया, जाहिर है एक स्पेसिफिक चीज़ है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि जी एक स्पेसिफिक क्लास है जिसके ऊपर टैक्सेशन आयद होती है, बाकी कुछ लोग इससे बरी ज़िम्मा भी हैं। लेकिन यहाँ पर बात मैं एग्रीकल्चर की करना चाहूँगी। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेकर अगर हम इस पर फोकस करें, अपनी टेक्निक्स हो, अपनी टेक्नोलॉजी हो, अपने तरीक़ेकार हो, रिफॉर्म्स की जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन IMF की शर्त के मुताबिक ही 45% टैक्स लगना है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है एक आम फार्मर के लिए जो अगर 100 रुपया कमा रहा है तो उसको 45 रुपये उसमें से टैक्स ही देना है? देखिए मिस, ये जो 45% वाली बात है, अभी अगर
राइट नाउ जो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, क्योंकि बिल्कुल। ये डोमेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लेना। ठीक है। अभी जो मैक्सिमम स्लैब अगर पंजाब की मैं बात करूं तो वो 15% की मैक्सिमम स्लैब है कि अगर कोई एक काश्तकार एनुअल 4.8 मिलियन 48 लाख रुपया सालाना से ज़्यादा अपनी आमदन शो करता है तो उससे ऊपर 15% है, उससे नीचे ग्रेजुअली 10%, 5% और वो इस तरह। अच्छा, अब इसको अगर 45% आप लेके जाते हैं, एक तो अभी भी इस 15% के बावजूद भी आपका एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो काश्तकार है, वो टैक्स नेट में बिल्कुल नहीं है। बहुत आटे में नमक के बराबर ये लोग होंगे जो अपनी इसको आमदन को डिक्लेयर करके उस पर टैक्स दे रहे होंगे। और अगर आप इसको अभी 15% के बावजूद आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ा पा रहे तो 45% तो बहुत बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। और दूसरा, इसमें 45% तो आप एक बड़ा अनफेयर से बात हो जाएगी। FBR ने भी अभी आज से पहले, इस बजट से पहले कभी भी 45% की स्लैब जो FBR की जो फेडरेशन की जो डोमेन है, जो इनकम टैक्स की, जो डायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं, उसके ऊपर मैक्सिमम स्लैब 35% की रही है। हाँ, 45% प्रैक्टिकल है ही नहीं। अब इस बजट में उन्होंने उसको भी 45% कर दिया। ओके, अपनी स्लैब को भी बढ़ाया है। उस स्लैब में भी जो नॉन सैलरीड हैं, जो इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म्स, जिनको एसोसिएशन ऑफ पर्सनस भी कहा जा सकता है, वो जो बिजनेसेस कर रहे हैं, उनकी अब मैक्सिमम स्लैब 5.6 मिलियन से ऊपर 56 लाख सालाना से अगर वो अपनी आमदन ज़्यादा शो करते हैं तो उससे ऊपर उनको 45% की स्लैब लगेगी। ठीक है। बड़ा इम्प्रैक्टिकल सी बात है कि आप फिर वही टैक्सेस के ऊपर, क्योंकि आसान काम है, टैक्स लगा दो, रेट बढ़ा दो और आवाम से निचोड़ लो जितना निचोड़ सकते हो। तो ये फोकस को थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, विजन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब ऑब्वियसली हम ये सारी टेक्निकल बातें कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हमें सब बेहतर करनी है। एक आम आदमी के इंटरेस्ट या उसकी समझ में वो चीज़ है जो उसने आम जिंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करना है। उसने मार्केट जाना है, वो टैक्स दे रहा है। अगर उसने कहीं और जाना है, हर चीज़ ख़रीदने पे उसको टैक्स पे करना पड़ा, उस पर सबसे ज़्यादा बर्डन आ रहा है। उनको रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं? मिसिस में देखें, जो हमारा सेल्स टैक्स है ना, जिसको आम पाकिस्तान में हम जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं या GST कहते हैं, जो अशिया के ऊपर, गुड्स के ऊपर वफाक कलेक्ट करता है, फेडरेशन कलेक्ट करती है, FBR कलेक्ट करता है। इसका जनरल जो अभी रेट है वो 18% है। 18% है यार। और लग्जरी आइटम्स पे ये 25% है। ठीक है। लग्जरी आइटम्स पे तो चले समझ आती है कि आम आदमी वो यूज़ नहीं कर रहा, वो लग्जरी आइटम्स हैं, जो लग्जरी आइटम ले रहा है वो 25% दे सकता है। बिल्कुल। मगर जो 18% जो हर चीज़ पे जनरल सेल टैक्स, अब इस बजट में उन्होंने स्टेशनरी के ऊपर भी लगा दिया, शीर माल, बन, रस, इन चीज़ों पे, जो दूध के पैकेज, जो ब्रांड नेम के अंदर जो मिल्क बिक रहा है उसके ऊपर भी लगा दिया। तो ये जो चीज़ें एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरत है, उसके ऊपर जो 18% सेल टैक्स है, ये बड़ा अनफेयर है। क्योंकि जो जनरल सेल टैक्स होता है ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है आपकी जनरल पब्लिक को, क्योंकि ये 18% एक महाना 50,000 कमाने वाले ने भी वो 18% ही दे रहा है एक चीज़ के ऊपर, और जो महाना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बिजनेसमैन और जो महाना कोई करोड़ रुपया भी कमा रहा है, उसने भी 18% ही देना है। तो इसलिए जो जनरल सेल टैक्स है, इसको सिंगल डिजिट पे ला के इन्फ्लेशन को कम करके जनरल पब्लिक को, एक आम आदमी को रिलीफ दिया जा सकता है। मगर फिर वही बात है कि इसकी कलेक्शन को कम करने के लिए हमें अपने बाकी एवेन्यूज से रेवेन्यू को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डू यू थिंक कि ये जो बजट, अभी आप जिस बजट का रेफरेंस भी दे रहे हैं, उसमें ज़्यादातर हमें IMF के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे हैं, और हमारे पास अभी फॉर द टाइमिंग आई डोंट थिंक सो, आप चूँकि बेहतर तो आप बता सकते, कोई ऐसा सोल्यूशन है कि जी आइंदा हम IMF प्रोग्राम में ना जाएँ, इस प्रोग्राम को कम्प्लीट करें, वो गुड टू गो, हमने ऐसी रिफॉर्म्स कर ली हैं, हमने ऐसी चीज़ें कर ली हैं, या हम करने का सोच भी रहे हैं? देखिए मिस, अभी इस बजट में जो FBR को टैक्सेस का टारगेट मिला है वो 12,970 अरब रुपए का है। ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर, टैक्स ईयर जो 30 जून को क्लोज़ हुआ, उसका टारगेट था 9,252 अरब का। ठीक है।
वो इन्होंने अपने टारगेट से ऊपर 9,311 अरब कलेक्ट कर लिया था। ठीक है। मगर अब 12,970 अरब के टारगेट का मतलब है कि पिछले साल से आप 3,700 अरब ज़्यादा टारगेट दे रहे हैं एफबीआर को कलेक्शन के लिए, और ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल होगा, ये अचीव करना इतना आसान नहीं होगा। और ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकती है कि हम लोग अपना IMF में दोबारा नहीं जाएंगे, मगर ये आप ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स आपके उस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप्स या अप्रोचेस नहीं है कि आप IMF को छोड़ एक्सपेक्ट सकें। करें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच ज़रगाम साहब।